नमस्कार। आदर्श शिक्षा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा नवम की सामाजिक विज्ञान अध्याय 14 जलवायु। पिछले अध्याय में हमने स्थलाकृति और अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं जलवायु। किसी भी देश के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए 3 मूलभूत तत्वों की आवश्यकता होती है। वो होते हैं स्थलाकृति, अपवाह तंत्र और जलवायु। इस अध्याय में हम भारत में जो जलवायु है उसका अध्ययन करेंगे। आपने देखा होगा कि सामान्य तौर पे दिसंबर माह में अपने को ठंड लगती है, मई में अपने को गर्मी लगती महसूस होती है, जून जुलाई में वर्षा ऋतु आरंभ होती है। तो ये क्या है? ये जितना भी जो अध्ययन है ये जलवायु कहलाता है। यानी एक देश में जो जलवायु में विविधता है, भिन्नता है और उसके प्रकार में जो भी अंतर होता है उसे हम जलवायु कहते हैं। आपने देखा होगा कि भारत की जो जलवायु है उसे हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। ऐसा क्या है? क्योंकि एशिया महाद्वीप के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौसम, और उसी का अपभ्रंश बन के ये मौसम बना है। तो भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। यानी भारत में सामान्य तौर पे जून से लगाकर सितंबर माह के बीच में वर्षा प्रारंभ होती है। तो मौसम को प्रभावित करने वाले या जलवायु के मुख्य तत्व कौन से होते हैं? ये होते हैं तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण। हम तापमान और वर्षण के 2 बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आपने भारत के पूर्वोत्तर भाग को देखा होगा, अपेक्षाकृत पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है वो ठंडा रहता है। वहां पे आपने देखा होगा जैसे जम्मू कश्मीर में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सर्दियों में तापमान -45 डिग्री में चला जाता है, और वही राजस्थान में जो पश्चिमी भाग है वहां पे अपेक्षाकृत गर्म रहता है। तो ये तापमान में एक ही देश में एक ही स्थलाकृति में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। तो तापमान में भी अंतर होता है। आपने वर्षा का वितरण देखा होगा, तो भारत में मेघालय ऐसा राज्य है जहाँ से 600 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। वही राजस्थान और लद्दाख जैसा क्षेत्र है वहां पे 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। यानी उसकी वितरण में भी भिन्नता है। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जब बढ़ते हैं तो वर्षा के वितरण में अंतर आता जाता है, यानी उसकी वर्षा का वितरण कम होता जाता है। वैसे आपने देखा होगा जैसे जो जलवायु होती है, जलवायु को एक वर्ष के अंतराल में कहा जाता है। सामान्य तौर पर देखा होगा कि एक दिन में कई बार मौसम परिवर्तन होता रहता है। कभी गर्मी पड़ती है, थोड़ी हवा चलती है, साफ हो जाता है, कभी बादल बनते हैं। लेकिन फिर भी उसके एक औसत रूप में देखा जाए तो जैसे महीने का अंतराल देखते हैं, सप्ताह का अंतराल देखते हैं, वर्ष का अंतराल देखते हैं, तो एक तरह की उसमें एक तरह का मतलब उसमें प्रकार एक जैसा ही दिखता है। इसीलिए इसको 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, वर्षा ऋतु है। भारत में जैसे वर्षा ऋतु है वह जून जुलाई से लगाकर अपने सितंबर माह तक भारत में सामान्य तौर पे अधिकतर भाग में वर्षा होती है। लेकिन वही हम दक्षिण भारत में तमिलनाडु की ओर चले जाए तो वहां पे अक्टूबर और नवंबर में वर्षा होती है। तो ये वर्षा का भी अंतर है, लेकिन फिर भी हम उसको मोटे तौर पे और बड़े रूप में उसको 3 भागों में बांटते हैं। यानी सामान्य तौर पे ग्रीष्म ऋतु का जो मौसम होता है वो फरवरी मार्च से लगाकर जून जुलाई तक रहता है। फिर जो वर्षा होती है वो जून जुलाई से लगाकर सितंबर तक होती है। फिर जो शरद ऋतु होती है वो अक्टूबर से लगाकर जनवरी तक रहती है। तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले कुछ प्रमुख कारक होते हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। उसमें अक्षांश है, ऊंचाई है, वायुदाब है, पवन तंत्र है, समुद्र से दूरी है, महासागरीय धाराएं हैं और ऊंचा संरक्षण है। जैसे जो अक्षांशीय जो स्थिति होती है ये भी वर्षा को या जलवायु को बहुत हद तक प्रभावित करती है। यानी जो आपने देखा होगा कि ध्रुवों पर सामान्य तौर पे जो ठंडा रहता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है
सौरऊर्जा का जो रूप है वो सूर्य का अलग अलग भागों में अलग अलग वितरण होता है सूर्य का, ठीक है, सूर्य प्रकाश का। तो ये अक्षांशीय आधार पर निर्भर करता है, ऊंचाई के आधार पर निर्भर करता है। हमने देखा होगा कि जैसे पृथ्वी से ऊपर की ओर, यानी पृथ्वी से ऊपर की ओर वायुमंडल सघन होता है, इसीलिए जो ऊपर का जो क्षेत्र होता है, यानी जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, वो अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। यानी जब आप पृथ्वी के ऊपर की ओर बढ़ते हैं तब जो तापमान है वो गिरता हुआ जाता है, यानी माइनस में चला जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। और हम जैसे नीचे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ बढ़ता जाता है, यानी इसमें गर्मी बढ़ेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि पहाड़ियाँ अपेक्षाकृत ठंडी रहती है। यदि उत्तर भारत की ओर चले जाएगा ग्रीष्म ऋतु में तो वहाँ अपेक्षाकृत मौसम ठंडा रहता है। फिर है वायुदाब। वायुदाब भी बहुत हद तक मौसम को प्रभावित करता है। फिर है पवन तंत्र, जो पवनें चलती है वो भी बहुत हद तक प्रभावित करता है। समुद्र से दूरी, जैसे जैसे समुद्र से दूर की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा का वितरण भी असमान होता जाता है। महासागरीय धाराएं और ऊंचावश लक्षण, जैसे आप ये जो होते हैं ऊंचावश लक्षण, यानी जो बहुत हद तक जो ऊंचाई होती है, बहुत हद तक जो हाइट होती है, वो बहुत हद तक प्रभावित करती है तापमान को, जलवायु को और वर्षा को। जैसे इसके संदर्भ में हम इस पाठ से परोक्ष में दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे कुछ पहाड़ियाँ ऐसी होती है, कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो यानी जो जलवायु है उसको बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कि अपने देश में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है, राज्य वार में विविधताएं पाई जाती है। जैसे उनके खान पान में विविधताएं होती है, उनके रहन सहन में विविधताएं होती है। जैसे आपने राजस्थान में देखा होगा तो वहाँ अपेक्षाकृत दीवारें घरों की होती है, वो मोटी होती है। आप दक्षिण भारत में चले जाओ तो वहाँ ढालनुमा मकान होते हैं। आप असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में चले जाओ तो वहाँ लकड़ियों से बने हुए घर होते हैं। तो जलवायु बहुत हद तक लोगों के जीवन में परिवर्तन करती है। ऊंचावच के बारे में पढ़ रहे थे तो हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं ऐसी होती है जो जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे हम राजस्थान का उदाहरण लेते हैं तो राजस्थान में जो अरावली की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है, यानी जो राजस्थान का क्षेत्र है वो इस प्रकार का है और उसमें जो अरावली की स्थिति है वो इस प्रकार की है। तो यह एक समांतर, यानी एक समांतर श्रृंखला का निर्माण करती है। जैसे कैसे? जैसे बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मानसून होता है, बंगाल की खाड़ी का जो मानसून होता है, यानी हमने पूर्व में पढ़ा था कि पूर्व से पश्चिम की ओर जब जाते हैं तो उसके वर्षा के वितरण में असमानता हो जाती है। जैसे हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, भारत का जैसे ये उदाहरण लेते हैं तो उसमें वर्षा के वितरण को 3 भागों में से बांटा जाता है। 3 भागों में, यानी ये जो राज्य होते हैं वहां पे अधिक वर्षा होती है, यहाँ पे औसत वर्षा होती है और यहाँ औसत से सामान्य वर्षा होती है। जैसे बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान की ओर बढ़ता है तब ये तीसरी कैटेगरी में आ जाता है और इससे क्या होता है कि राजस्थान के यानी अरावली पर्वत के इस श्रृंखला भाग में तो वर्षा हो जाती है, लेकिन इस वाला जो भाग है वह क्या होता है कि पवन विमुखी हो जाता है। पवन विमुखी यानी वो इसकी वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, इसीलिए इस वाले भाग में वर्षा कम होती है। फिर हम देखते हैं कि जो यदि राजस्थान की स्थिति हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो यहाँ पे जब अरब की सागर का जो मानसून आता है तो ये क्या होता है कि इसकी जो मानसून और इसकी जो दिशा और इसकी जो दशा है वो बिल्कुल समांतर है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि मानसून सीधा इसके पास में होकर और इसकी जो पहाड़ी के पास के क्षेत्र है वहां पे ये वर्षा करता है, बाकी क्षेत्र यहाँ पे क्या होता है वर्षा से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए ये जो ऊंचा वर्षा का लक्षण है ये इसके जो पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। हम इसके अगले जो अध्याय में हम इसको पढ़ेंगे, इसके अक्षांश है, ऊंचाई है, वायुदाब है, इसके बारे में हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।